एलसीसी क्लास में आपका स्वागत है। मैं बी के वर्मा। आज हम केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक गतिकी के सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूं, जिसमें हम वेग दर समीकरण, अभिक्रिया दर समीकरण के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, यानी अभिक्रिया के वेग के बारे में समीकरण बात कर चुके हैं। आगे जो हम बात करेंगे ये वेग नियम, वेग समीकरण के बारे में बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पॉइंट नंबर आगे का है वेग नियम या वेग समीकरण, रेट लॉ और रेट इक्वेशन। तो जब किसी भी समीकरण के अभिक्रिया के वेग को ज्ञात किया जाता है, उसमें समता की बहुत बड़ा भूमिका होती है। समता के समीकरण को जब स्पष्ट रूप से दिखाते हैं तो समीकरण कहलाता है वेग समीकरण। जैसे की परिभाषा में लिखा हुआ है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की समता के घातांक, अभिकारक के सांद्रता के घातांक के समानुपाती होता है, ऐसे समीकरण को वेग नियम या वेग समीकरण कहा जाता है। जैसा कि हम एक समीकरण का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी और डी। यहाँ पर जो ए दिया हुआ, छोटी ए दिया हुआ, वह अभिकारक में उपस्थित पदार्थों की समता को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार बी सी डी सब क्या है, ये अभिकारक के समता है और उत्पाद का समता दोनों मिला हुआ। ठीक, हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ समीकरण निकालना है। रेट ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले के नियम को डिपेंड करते हैं। तो पहले नियम स्पष्ट हम कर चुके हैं, जैसा कि आप देख लीजिए। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन उस समानुपाती होता है अभिकारक के समता के घातांक के गुणनफल का। ठीक, उसी प्रकार जब हम यहाँ पर देखते हैं कि वेग नियम में जब हम उसके इक्वेशन को निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, रेट ऑफ इक्वेशन अभिक्रिया का समीकरण या अभिक्रिया का दर जो होता है उस समानुपाती होता है किसके, अभिकारक के समता के और उससे घातांक के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेंगे। तो कांस्टेंट का हमने प्रयोग कर लिया, जिसको वेग स्थिरांक कहा जाता है या दर स्थिरांक कहा जाता है। वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक के मान को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अभिकारक की घटने की दर, यही इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं या प्लस डी प्लस डी पी बटे डी टी, जो प्रदर्शित करेगा कि उत्पाद की समता में वृद्धि हो रहा है। आगे का पॉइंट है दर स्थिरांक। दर स्थिरांक के मान को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो रेट ऑफ रिडक्शन है, रेट ऑफ रिडक्शन को अभिकारक की समता के घातांक से भाग कर देंगे। अगर यहाँ से चाहेंगे तो दर स्थिरांक का हम मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि अभिकारक का जो घटने का दर होता है या बढ़ने का दर होता है मोल प्रति लीटर में होता है, मोल प्रति लीटर प्रति समय के रूप में। उसी जगह जो अभिकारक दिया हुआ है मोल प्रति लीटर, मतलब इसका को समता तो समता प्रदर्शित नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर हमने -1 का प्रयोग किया, उसके n का प्रयोग किया। इस तरह से हम वेग दर स्थिरांक का इकाई होता है मोल प्रति लीटर 1⁻⁻n इंटू टाइम, मतलब प्रति समय। मतलब ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये उसका हो जाएगा इकाई मोल प्रति लीटर (1⁻n). n क्या है, n सिर्फ डिनोट करेगा कि कितनी संख्या में इसका मोल का मान दिया हुआ, उसके मान को यहाँ से घटा करके हम किसी भी अभिक्रिया का हम आसानी से वेग स्थिरांक का इकाई हम ज्ञात कर सकते हैं।
अब अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें। तो अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर, जैसे अभिक्रिया के वेग में देखते हैं, इकाई समय में अभिक्रिया की समता में परिवर्तन होता है। इकाई समय में अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होता है, क्या कहलाएगा? अभिक्रिया वेग कहलाएगा। इसमें क्या होता है? वेग स्थिरांक में इसकी मोलर सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसके मोलर सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक, जब हम देखते हैं, यह साधन पर निर्भर करने वाला परिवर्तनशील राशि है। अभिक्रिया का वेग साधन पर निर्भर करता है पूर्ण रूप से। यह वेग स्थिरांक सरलता से अप्रभावित रहता है, मतलब उसका नियतांक क्या होता है? अप्रभावित रहता है। अब देखते हैं आगे का थर्ड पॉइंट, इसका मात्रक अभिक्रिया कोटि पर निर्भर नहीं करता है तथा सदैव मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया कोटि आगे पॉइंट दिया हुआ। अभिक्रिया कोटि कैसे याद करें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातांक का गुणनफल, घातांक अभिक्रिया के सांद्रता के घातांक के गुणनफल को प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रदर्शित करने के बाद हम उसके घातांक में जो सांद्रता दिया हो उसको योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो अभिक्रिया कोटि निकल जाता है। जैसा कि इसकी परिभाषा को समझते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में, प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में मोलर साधारण पद के घातांक की अभिक्रिया को कोटि कहा जाता है। मोलर साधारण पद के घातांक को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसा कि समीकरण हम देख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है a टू द पावर a और b टू द पावर b, इसलिए रेट बराबर क्या होगा? k इंटू a टू द पावर a और b टू द पावर b। तो रेट मतलब क्या? दर है उसका। अभिकारक के घटने दर कितना दिया हुआ है? माइनस डी आर बटे डी टी, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अभिक्रिया कोटि का होगा a प्लस b। अब इससे संदर्भ में हम कुछ ऑर्डर ऑफ रिडक्शन को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, 2H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होने की वजह से इसका क्या होगा? मतलब अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक कोटि भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है, इसलिए क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिडक्शन 1 होगा। इस तरह N2S5 में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिडक्शन 1 होगा। N2 में उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। इसी तरह एसिटल्डिहाइड में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 3/2। आगे का पॉइंट है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, तो आणविकता किसे कहते हैं? मतलब किसी अभिकारक में जितना अवयवी कण उपस्थित होता है उसकी संख्या को आणविकता कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण में भाग लेने वाले रासायनिक अभिकारकों की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। जितना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा क्या कहलाएगा? आणविकता कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि जल में 2H2O में 2 अणु भाग ले रहा है, तो मतलब इसका तोड़ने के बाद मतलब 2 अणु है, 2 मोल अणु है, लेकिन परमाणु कितना अणु कितना दिया हो? एक ही दिया हो, जल ही नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसका आणविकता 1। उसी तरह आगे समीकरण में N2SO5 में क्या होगा? N2O4 और O2 का निर्माण करेगा, इसका आणविकता 1 ही होगा। उसी प्रकार I2 प्लस H2, इसका आणविकता 1 होगा। 4HBr प्लस O2, इसका भी आणविकता 2 होगा। इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ देखते हैं आणविकता, दूसरी तरफ देखते हैं कोटि। आणविकता में देखते हैं अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले अभिकारकों की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहता है। मतलब कम से कम संख्या रहने वाला क्या कहलाएगा? आणविकता कहलाएगा। जैसे कि परिभाषा में हम बता दिए हैं कि जितना अणु भाग लेता है वो कहलाएगा वो आणविकता। अभिक्रिया कोटि
उसके अन्वयिकता पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करता है, जबकि उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसा कि हम देखते हैं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने के लिए अभिकारकों के मोलर संतान के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। आणविकता का मान धन पूर्णांक होता है। अभिक्रिया का मान धन पूर्णांक होता है। दूसरा तब देखते हैं कोटि। इसमें अभिक्रिया की कोटि शून्य या भिन्न संख्या या पूर्णांक हो सकता है। आणविकता में यह ताप एवं सांद्रता द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि कोटि ताप और सांद्रता से प्रभावित होता है। यह एक सैद्धांतिक तथ्य है, यह एक प्रायोगिक तथ्य है। ये प्रयोग से प्राप्त होता है, जबकि सिद्धांत से प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया के क्रिया तिथि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की अभिक्रिया तिथि पर अभिक्रिया विधि पर निर्भर करता है, जबकि यह क्रिया विधि पर निर्भर नहीं करता है। बाकी आगे का पॉइंट है शून्य कोटि अभिक्रिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब की संख्या बढ़ने से मनोबल बढ़ता है, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे आपका भी कुछ फ़ायदा होगा और मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा, ताकि मेहनत का पूर्ण रूप से परिणाम आपको भी मिल जाएगा, हमको भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सारा कुछ अच्छा रहा तो पीडीएफ फॉर्म हटा करके वीडियो क्लास के माध्यम से हम वीडियो डालने का कोशिश जरूर करेंगे। बस आज के लिए यहीं तक।